हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे 12th क्लास से सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो देखिए अभी तक जो इसके बारे में हमने पढ़ा है, इससे पहले वान डे ग्राफ थ्योरम के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यानी आवेशों का पुनर्वितरण, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए इस प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक सबसे पहली चीज़ कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो उसके पृष्ठ पर स्थित होता है। और जो आवेशों का प्रवाह होता है, ये मैं वान डे ग्राफ में भी बात कर रहा था कि जो आवेश का प्रवाह होता है वो आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव वाले क्षेत्र से निम्न विभव वाले क्षेत्र की ओर होता है। ठीक है, तो अगर दो गोले हों, एक ये है और एक दूसरा और बना लीजिए, तो इसमें अगर मैं बात करूं कि यहाँ C1 और C2 धारिता है और Q1 और Q2 चार्ज है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए, या इसको यहाँ Q1 Q2 चार्ज के साथ आप इसको मान के चलिए V1 और V2 पोटेंशियल है, V1 और V2 पोटेंशियल। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इन जब दोनों गोलों पर सारी चीजें अलग अलग हैं, तो हम किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, दोनों का एक किसी एक चीज की वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो यहाँ हमने एक सबसे पहले चैप्टर में जो पढ़ा था वो पढ़ा था आवेशों का, जो हमने योज्य प्रतिलोम वाली जो प्रॉपर्टी पढ़ी है, योगात्मक गुण जो पढ़ा है आवेशों का, तो क्या होता है कैपिटल Q, अगर मैं इसकी बात करूँ कैपिटल Q बराबर, तो Q1 प्लस Q2 की बात करते थे, यानी जितने भी आवेश हैं उनका बीजगणितीय योग। अब Q1 की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, Q बराबर CV होता है। तो Q1 बराबर कितना हो गया C1 V1, और यहाँ इसी तरह से क्या आ जाएगा Q2 बराबर C2 V2। ठीक है, दोनों की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2। ये कंडीशन तब है जब दोनों को सारी चीजें अलग अलग दी गई। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मैंने इनको क्या किया, फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन में बना के चल रहा हूं कि दो गोले हैं यही वाले सेम, C1 और C2 धारिता थी और इन पर जो चार्ज था वो Q1 और Q2 था। पहले इनको एक कंडक्टिंग वायर के जरिए आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, यानी इनको किसी भी चालक के द्वारा संपर्कित किया जाता है। अब चालक के द्वारा संपर्कित करने का मतलब यह है कि जो आवेशों का प्रवाह है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब होगा कैसे कि जो भी निम्न विभव वाला क्षेत्र होगा, यानी अगर आप ये मान के चलते हैं कि V1 इज लेस देन टू V2, तो इसका मतलब V2 से V1 की ओर आवेश का प्रवाह होगा। और अगर आप इसका अपोजिट मान के चलते हैं V1 इज ग्रेटर देन टू V2, तो V1 से V2 की ओर इसका प्रवाह होगा। ठीक है, अब हमें केवल क्या करना है कि हमें ये देखना, अब देखिए इस चीज का तो ये तो हमें पता होता है कि हाँ प्रवाह होगा, लेकिन कब तक होगा ये चीज ध्यान रखने की है। कब तक होगा, जब तक दोनों पर विभव समान ना हो जाए। पहले देखिए अलग अलग था V1 V2, लेकिन जैसे ही आप कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है, थोड़े उस समय पश्चात क्या होता है, आवेशों का प्रवाह रुक जाता है। क्यों? क्योंकि आवेशों का प्रवाह होता है विभवांतर के कारण, यानी जब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा तभी आवेश का प्रवाह हो सकता है। यहाँ जब तक इनके बीच विभवांतर अलग अलग रहेगा तब तक आवेश का प्रवाह होता रहेगा। जैसे दोनों पे विभवांतर इक्वल होगा आवेश का प्रवाह रुक जाएगा। इसके बाद भी अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास जो चार्ज है इस पर Q1 डैश हो गया और इस पर Q2 डैश हो गया। ठीक है, विभव इक्वल हो गए, लेकिन Q1 डैश और Q2 डैश हो गया, क्या आवेश दोनों पर। अब मैं इसकी अगर बात करता हूं कि जो न्यू टोटल आवेश आएगा निकल के वो कितना आएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, आप क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए इनको। कनेक्ट करने का मतलब है कि इसकी जो वैल्यू निकालेंगे वो फिर इसी सूत्र से निकलेगी, तो ये आ जाएगा C1 V प्लस C2 V। अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, B को निकाल के C1 प्लस C2। ठीक है, तो C1 प्लस C2। अब आप इससे क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ हमारे पास यहाँ एक कॉमन पोटेंशियल है V, इसकी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? देखिए आप इस चीज को जानते हैं कि जो हमारे पास आवेशों की प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी का यूज हम ये करके चल रहे हैं कि बीजगणितीय योग के बराबर होता है कुल आवेश। दूसरी प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी थी कि आवेशों का संरक्षण का सिद्धांत जो होता था कि आवेश संरक्षित रहता है, उसको ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं।
तो जितना आवेश यहाँ था, आवेश तो टोटल उतना यहाँ भी होगा, क्योंकि केवल क्या हुआ है, स्थानांतरण हुआ है आवेश, आवेश को कहीं नष्ट होना या उत्पन्न होना नहीं हुआ है। तो इसका मतलब जितना यहाँ पहले आवेश था ये वाला Q, तो वो किसके बराबर होगा, Q डैश के बराबर होगा। तो Q को Q डैश के बराबर रखेंगे, तो यानी Q इज इक्वल टू Q डैश, तो कितनी आ जाएगी, ये वाली वैल्यू उठा के C1V1 प्लस C2V2 इक्वल किसके कर दीजिए, VC1 प्लस C2 के। तो वैल्यू आ जाएगी V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आपकी वैल्यू आ गई V की। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये तो आपका केवल कॉमन पोटेंशियल निकल के आया। अब मैं अगर बात करूं कि एनर्जी क्या होगी, तो देखिए दो, जैसे हमने क्या निकाला था, इनको कनेक्ट करने से पहले एनर्जी निकाली थी, कनेक्ट करने के बाद भी, और सॉरी कनेक्ट करने से पहले चार्ज निकाला और कनेक्ट करने के बाद भी चार्ज निकाला है। वैसे ही कनेक्ट करने से पहले भी एनर्जी और कनेक्ट करने के बाद भी एनर्जी हमें निकालनी होगी। ठीक है, तो जो एनर्जी होगी तो वो कितनी होगी, देखिए एनर्जी का अगर फॉर्मूले की मैं बात करूँ तो क्या होता है, E बराबर क्या होता है, 1/2 CV² होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ के लिए बात करेंगे तो E इसके लिए कितनी आ जाएगी, E1 1/2 C1V1², इसकी 1/2 C2V2², और इनके लिए अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगी 1/2 C1V² और इसके लिए 1/2 C2V²। ये चारों गोलों की एनर्जी हो जाएगी कनेक्ट होने से पहले, क्योंकि C1 और V1 अलग अलग वैल्यू है, C2V2 अलग वैल्यू है, तो इनके लिए एनर्जी E1 के लिए क्या हो जाएगी, 1/2 C1V1², 1/2 C2V2²। जब कनेक्ट हमने कर दिया तो पोटेंशियल इक्वल हो गया, तो वहां V1 और V2 की जगह आपने केवल क्या लिखा है, V² लिखा हुआ है। तो E1 बराबर यहाँ E1 डैश, कैसे इसको E1 डैश अगर बोल के चलेंगे तो 1/2 C1V² और इसको अगर कहेंगे तो E2 डैश 1/2 CV2² होगा। अब आप ये जो वैल्यू है आपकी, ये इनिशियल एनर्जी है, यानी प्रारंभिक ऊर्जा है। आप इसको अगर काउंट करते हैं तो ये अंतिम ऊर्जा आपकी। ठीक है, तो यानी फाइनल एनर्जी। तो आप, मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो वैल्यू है ये लिखी रहेगी, साइड में लिख देंगे। ठीक है, इस वैल्यू को लिख देते हैं, ये आ जाएगी V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो देखिए इनिशियल एनर्जी अगर मैं निकालता हूँ EI, तो ये आ जाएगी 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2², ये लिखेंगे दोनों। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ फाइनल वाली की, तो ये आ जाएगी EF इक्वल टू 1/2 C1V² प्लस 1/2 C2V²। इसमें से आपको कुछ कॉमन भी दिख रहा होगा, तो मैं इसको अगर यहाँ से इस तरह से लिखूँ, EF इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V², यानी V² को कॉमन निकाला गया है, और 1/2 तो पहले से दोनों में है तो वो भी बाहर है। अब B की जो वैल्यू है हमारे पास वो भी रखी हुई है, तो हम इसको क्या निकाल सकते हैं, इसकी जो वैल्यू है आप इसको रख सकते हैं। ये चलिए इसको बाद में रखेंगे। अब यहाँ क्या करें, आपको एनर्जी डिफरेंस आप निकाल लीजिए। तो एनर्जी डिफरेंस का मतलब EF माइनस EI। तो कैसे लिखेंगे इसको, आप डेल्टा E कह सकते हैं, ये मान के चलिए। तो डेल्टा E के बराबर इतना आ गया। तो डेल्टा E की अब जब वैल्यू निकालेंगे तो EF का मान रखिए 1/2 और C1 प्लस C2 V²। देखिए यहाँ इसको देखिए, इस चीज को बाद में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ डेल्टा E बराबर जो होगा वो EI माइनस EF होगा। ये क्यों होगा इसके बारे में बाद में, सबसे लास्ट में जब आंसर निकल गया तब चर्चा करेंगे। तो यहाँ जो डेल्टा E का मान जब आप रखेंगे तो 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2² माइनस 1/2 C1 C2 और V की वैल्यू को रख लीजिए, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2।
और का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कैलकुलेशन करने के लिए क्या चीज़ ये देखिए, यहाँ एक सिंपल सी चीज़ आपको दिख रही है, यहाँ C1 प्लस C2 का स्क्वायर है, ये C1 प्लस C2 है, पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है। तो जब सोल्व करेंगे तो एक पावर वहाँ बचेगी। ठीक है, 1/2 C1 V1 स्क्वायर, 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 इसका होल स्क्वायर अगर मैं खोल दूँ तो ये आ जाएगा C1 V1 स्क्वायर V1 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2AB का मतलब 2C1 C2 V1 V2 और अपॉन इसका जो इसकी केवल एक ही पावर बची हुई थी और एक पावर ऊपर वाले से कट चुकी है। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने का मतलब आप जानते हैं कि जो ये टर्म है, ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म इसके साथ इधर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। 1/2 तो सब में है, 1/2 आप चाहे तो कॉमन निकाल के अलग रख सकते हैं। तो 1/2 अगर मैं यहाँ से बाहर कॉमन भी निकाल दूँ तो ये आ जाएगा, देखिए इस C1 V1 स्क्वायर के साथ ये लिखा हुआ है, यहाँ इस तरह से आएगा C1 प्लस C2, ये क्या आ गया आपका एलसीएम। जब एलसीएम आया तो इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, तो C1 V1 स्क्वायर की मल्टीप्लाई मैं इस ब्रैकेट में करके लिख रहा हूँ। तो पहले वाले C1 में करेंगे तो C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर, अब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, C1 C2 और V1 स्क्वायर। ठीक है, दूसरे वाले में कर लीजिए, C2 V2 स्क्वायर लिखा होगा और पहले C1 है तो C2 C1 V2 स्क्वायर और माइनस ये जो पूरा टर्म लिखा हुआ है ये ऐसा का ऐसे। ठीक है, एक टर्म रह गया कोई C1 V1, देखिए हाँ इसकी मल्टीप्लाई इसमें करने जाएंगे, इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई C2 में, तो C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर, आगे माइनस है तो माइनस चिन्ह के साथ ये सारे चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस 2C1 C2 V1 V2। ये आपका एलसीएम लेने के बाद देखिए ये दो टर्म है, इन दो टर्मों के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 4 टर्म ये बन के आएंगे, 3 टर्म ये लिखे हुए हैं, ये तीनों टर्म लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए कुछ चीजें कट रही होंगी, जैसे C1 V1 स्क्वायर है तो C1 V1 स्क्वायर से कट रहा होगा, C2 V2 स्क्वायर तो ये C2 V2 स्क्वायर से कट रहा होगा। बाकी जितने भी टर्म है आपको दिख रहा होगा कि C1 C2 कॉमन है, C1 C2 और C1 C2, इनको बाहर निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा C1 C2 और 1/2 ये C1 प्लस C2। ठीक है, अब जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है साथ में, देखिए यहाँ लिखा हुआ है V1 स्क्वायर तो V1 स्क्वायर प्लस ये लिखा हुआ है ये V2 स्क्वायर लिखा हुआ है तो V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2। अगर आपको दिख रहा हो तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला बना हुआ है, इतना ये बना हुआ है A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यही है। तो आप अगर लिखेंगे इसको तो याद आएगा 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, ये आपकी फाइनल एनर्जी निकल के आएगी जो है। ठीक है, अब यहाँ से इस फाइनल देखिए जो यहाँ माइनस चिन्ह लेने का अभिप्राय था वो अब ये था, वो यहाँ से पता लगेगा कि क्यों लिया था। देखिए C1 और C2 जो धारिताएं हैं, मैं कहूँ किसी पात्र की जो धारिता है वो 2 लीटर है। क्या आपने कभी ऐसा कभी सुना है कि हाँ किसी पात्र की जो धारिता है या उसका आयतन कभी माइनस में आता देखा हो? तो नॉर्मल सी चीज़ है कि C1 और C2 कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते, ऑलवेज इज पॉजिटिव। और साथ में उसी तरह की चीज़ क्या देगी, C1 इंटू C2 देगा, यानी C1 C2 और C1 जो C1 C2 की वैल्यू है ऑलवेज इज पॉजिटिव, यानी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब ये जो V1 V2 का स्क्वायर है, तो क्या किसी टर्म का स्क्वायर कभी निगेटिव आता है? अगर आप किसी भी निगेटिव टर्म का स्क्वायर भी करेंगे, अगर किसी वजह से देखिए यहाँ निगेटिव टर्म भी आता है कि मान लिया अगर मैं कहूँ V का जो V1 या V2 है इन दोनों को सोल्व करके अंदर की तरफ माइनस के 2 बच गया, आप उसका स्क्वायर कीजिए कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। यानी ये जो ब्रैकेट है ये वैल्यू कैसी देगा, हमेशा पॉजिटिव देगा। और जब पॉजिटिव देगा तो इसका मतलब जो हमारे पास E है
ये जो ई बची ये हमेशा क्या रहनी है, पॉजिटिव रहनी है, ठीक है। और आप इस पूरे के जरिए आप ये देख सकते हैं, अगर आप फाइनल एनर्जी से ये एनर्जी आप इनिशियल वाली एनर्जी घटाते हैं तो यहाँ साथ में चिन्ह आता माइनस का, साथ में चिन्ह आता माइनस का। तो आप इस चिन्ह के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि यदि हम फाइनल में से इनिशियल घटा रहे हैं तो यानी बाद वाली जो ऊर्जा है वो पहली वाली ऊर्जा से कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करते हैं यानी आवेशों का पुनः वितरण करते हैं तो उसमें एनर्जी लेवल डाउन होता है, यानी जो एनर्जी पहले स्टोर है इनमें उसकी अपेक्षा जो बाद में एनर्जी आएगी वो कम निकल कर आएगी, ठीक है। इसीलिए मैंने वहाँ यहाँ माइनस चिन्ह लाने की वजह से वहाँ क्या किया हुआ है, ई आई माइनस ई एफ किया हुआ है। अगर मैं ई एफ माइनस ई आई करता आंसर तब भी यही आता, अंतर क्या आता, स्टार्टिंग में माइनस आता और जो इस चीज को प्रदर्शित करता कि जो एनर्जी है स्टार्टिंग वाली जो लास्ट में एनर्जी निकल के आ रही है वो पहली वाली एनर्जी की अपेक्षा कम है, ठीक है। तो ये आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। फिर एक बार फिर भी बता देता हूँ, देखिए दोबारा से। स्टार्टिंग में दो गोले थे, दोनों की धारिता C1 C2 है, आवेश Q1 Q2 है, विभव V1 V2 है। तीनों चीजें अलग अलग हैं दोनों गोलों की। जब हम आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत यूज करेंगे, संरक्षण का नाम आ रहा है, जो हम बीजगणितीय योग का पालन करते हैं कि आवेश जो होता है उनका जो टोटल आवेश कैसे निकाला जाता है किसी निकाय का, तो Q1 प्लस Q2 से आप दोनों का क्या करेंगे, आवेश निकालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जब हमने Q निकाले तो कितना आया, C1 V1 और C2 V2 आया था। उसके बाद जब इनको कनेक्ट करा तब उसके बाद आवेश निकाला है। तो जब कनेक्ट करेंगे तो जो विभव होगा हमारा वो बराबर होने के बाद आवेशों का प्रवाह रुक जाएगा। प्रवाह कब तक होगा आवेश का, जब तक दोनों के जो विभव है वो अलग अलग रहेंगे। जब विभव दोनों के सेम हो गए तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, C1V और यहाँ से आएगी C2V। दोनों को कनेक्ट करेंगे आप, V कॉमन निकाल लेंगे। उसके बाद से V की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो ये निकल के आई थी। ये कैसे निकाली थी, पहले वाले आवेश को और बाद वाले आवेश को बराबर रखा था। क्यों, क्योंकि ये आवेश के संरक्षण वाली प्रॉपर्टी हमें यूज कर रहे हैं पहले चैप्टर की, जो आवेशों के गुण पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद एनर्जी निकाली है तो पहले दोनों के लिए एनर्जी अलग अलग निकालेंगे, E1 और E2। तो 1/2 C1 स्क्वायर है, CV1 स्क्वायर और 1/2 C2 V2 स्क्वायर। जब हम कनेक्ट कर चुके हैं तो कनेक्ट करने के बाद निकालेंगे 1/2 C1 V स्क्वायर। क्यों, क्योंकि विभव अब इक्वल हो चुके हैं दोनों के। तो 1/2 CV1 स्क्वायर 1/2 CV स्क्वायर और 1/2 C2 V स्क्वायर। अब फाइनल एनर्जी को आप एक जगह ऐड कर लीजिए और इनिशियल एनर्जी को आप एक जगह ऐड कर लीजिए। तो E1 ये निकाला है, E2 ये निकाला है, या आप E1 E2 करके भी निकाल सकते हैं या EI और EF करके निकाल सकते हैं। अब मैंने डेल्टा E निकाला, EI माइनस EF, ठीक है। उसके बाद आपके सामने एक कैलकुलेशन है कि EI का मान रखा है, EF का मान रखा है। यहाँ 2 पावर थी नीचे तो इसकी 1 पावर इससे कट कर दी है। बाद में ये वाले टर्म ऐसे लिखे हुए हैं, इसका होल स्क्वायर खोला है यानी A प्लस B का होल स्क्वायर खोला हुआ है। 1/2 बाहर लिख के एलसीएम खोला है, एलसीएम लिया है तो C1 C2 एलसीएम है ये जो लिखा है। और पहले टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे आप C1 C2 में तो ये स्टार्टिंग के 2 टर्म आएंगे। दूसरा C2 जो C2 V2 स्क्वायर है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे C1 C2 में तो ये 2 टर्म आगे के लिखे हुए हैं। बाकी ये 4 टर्म ये 3 टर्म ये लिखे हुए हैं। यहाँ से आपने देखा कि 4 टर्म कट चुके हैं, 3 टर्म बचे थे। 3 टर्मों में जो वैल्यू थी वो C1 C2 कॉमन थी तो वो C1 C2 वैल्यू बाहर कॉमन है। नीचे जो आपका एलसीएम आया था वो एलसीएम ऐसे का ऐसे ही है C1 C2 और जो 1/2 था वो भी ऐसे ही लिखा हुआ है। अब जो अंदर बचा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 ये A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। आपने उसी को क्या किया होगा, केवल V1 प्लस V2 का स्क्वायर लिखा होगा। ये आपकी कैलकुलेशन थी और इसके जरिए मैंने क्या बताया आपको कि जब भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा यानी आवेशों का पुनः वितरण होगा तो एनर्जी क्या होगी, पहले की अपेक्षा कुछ कम होगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।